नमस्कार दोस्तों, पुष्पोम एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं चंद्रमा दुबे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि हम आज हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसके लेखन की परंपरा कैसे चली। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह लगभग 900 वर्षों का इतिहास है और इन 900 वर्षों के इतिहास को किस तरीके से लेखनीबद्ध किया गया, इसको हम जानेंगे इस क्लास में। और हम देखेंगे कि इतिहास का जो लेखन की जो परंपरा शुरू हुई वह कहाँ से शुरू हुई। तो जो इतिहास लेखन की परंपरा है हिंदी के, वह बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। यह लगभग 19वीं शताब्दी में इसका इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। और इतिहास लेखन की परंपरा जो शुरू हुई उसमें सबसे पहले हमारे एक विद्वान आते हैं, फ्रांसीसी विद्वान गारसा दतासी। ये गारसा दतासी हैं। आश्चर्य की बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में एक हम फ्रेंच वैज्ञानिक का नाम लेते हैं, जो गारसा दतासी हैं। इनका हम नाम लेते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। और इनका जो इतिहास ग्रंथ है इसका नाम है इस्त्वार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्त्वार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को लिखने का पहला प्रयास किया। इसलिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी जो भाषा है ये फ्रेंच भाषा है। इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा यह फ्रेंच भाषा में ग्रंथ लिखा, किंतु ये हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन इन्होंने किया। इसलिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इनका जो ये इतिहास ग्रंथ है ये 2 भागों में प्रकाशित है, 2 भागों में, जिसमें प्रथम भाग आया ये 1839 ईस्वी में प्रथम भाग का प्रकाशन होता है। और जो इनके का ग्रंथ है इसका जो द्वितीय भाग होता है उसका प्रकाशन 1847 में किया जाता है। तो 1839 में प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1847 में। फिर इनका ये जो द्वितीय भाग होता है इसका पुनः प्रकाशन कराया जाता है 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में जो द्वितीय खंड है यह 3 भागों में फिर से बढ़ जाता है और 3 भागों में बांट करके इसका पुनः 3 खंडों में प्रकाशन कराया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें 738 कवियों का जीवन विवरण वर्णित किया गया है, जिसमें 72 जो कवि हैं ये हिंदी के कवि हैं। इसमें 72 हिंदी के कवि और शेष जो भी कवि हैं वो सब उर्दू भाषा के कवि हैं। ये प्रथम ग्रंथ होने के नाते अति महत्वपूर्ण है। इसके लेखन की जो परंपरा रही है कि इसकी पद्धति क्या रही है, तो इसकी पद्धति जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार यह वर्णित किया गया है। यानी कि जो अंग्रेजी का वर्णमाला है, जैसे कि जिस कवि का नाम ए से आता हो उसको उन्होंने पहले क्रम पे रखा, जिसका बी से आता हो उसको उन्होंने दूसरे नंबर पे रखा। तो ये क्या है, ये वर्णानुक्रम पद्धति है जो कि बहुत वैज्ञानिक नहीं मानी जाती है। ये वर्णानुक्रम पद्धति वैज्ञानिक न होने के कारण इस इतिहास ग्रंथ के थोड़े दोष गिनाए जाते हैं, किंतु यह प्रथम ग्रंथ होने के नाते और हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ होने के नाते यह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस ग्रंथ का बाद में चल करके हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाता है। ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदी भाषा में पुनः इसका अनुवाद किया जाता है, जिसका नाम देते हैं ये हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से इन्होंने 1952 ईस्वी में इसका पुनः प्रकाशन कराया। यानी कि उसका हिंदी अनुवाद करके जो फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था उस फ्रेंच भाषा से इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद करके इसका पुनः प्रकाशन करवाया। और इसमें जो ये एंदुई शब्द है, इस एंदुई शब्द का अर्थ होता है हिंदी। यानी कि जो गारसा दतासी थे उन्होंने एंदुई शब्द हिंदी भाषी लोगों को, हिंदी कवियों के लिए यानी कि हिंदी भाषा के लिए प्रयोग किया। और हिंदुस्तानी शब्द का उन्होंने प्रयोग जो किया वो हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू भाषा के लिए प्रयोग किया। ये प्रथम इतिहास ग्रंथ था जो कि वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार लिखा गया, अतः इसे वैज्ञानिक नहीं माना जाएगा। इन्होंने क्या किया कि सभी लोगों का जीवन वृत्त लिखा और इसमें हिंदी के कम कवियों को किंतु उर्दू के अधिक कवियों को ज़्यादा संग्रहित किया। इसलिए यह उस तरह से एक कोष के रूप में इसको लिया जाता है। यह इतिहास ग्रंथ न मान के लोग इसे एक
इतिहास का कोश मानते हैं, जिसमें सभी कवियों का विवरण देते हैं। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य में दूसरे नंबर पे कि हिंदी भाषा में इतिहास लिखने का पहला प्रयास, यानी कि ये तो फ्रेंच भाषा में था, फिर जो दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो हिंदी भाषा में लिखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं शिव सेंगर के द्वारा लिखा गया। लेकिन उसके पहले भी शिव सेंगर ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा, शिव सिंह सरोज, उसको उन्होंने 1883 में प्रकाशित करवाया। किंतु उसके पहले भी एक 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से महेश दत्त शुक्ल नामक विद्वान थे, इनका एक इतिहास ग्रंथ प्रकाशित होता है जिसका नाम है भाषा काव्य संग्रह। जैसे हम लोग आजकल पढ़ते हैं तो जितने भी लोग इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि बस गारसा दत्तासी के बाद वो शिव सिंह सेंगर के बारे में और तीसरे नंबर पे ग्रियर्सन और उसके बाद आचार्य शुक्ल के बारे में बताते चले जाते हैं। इन विद्वान को हम छोड़ देते हैं। किंतु अब जो परीक्षा है जो हो रही हैं उसमें पैटर्न बदलता जा रहा है, परीक्षाओं की प्रकृति बदलती जा रही है। इस कारण ऐसे प्रश्नों को वो लोग उठा रहे हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं, जिस पे आप नहीं ध्यान देते हैं, और वो उन प्रश्नों को, उन तथ्यों को उठा करके आपसे प्रश्न करते हैं परीक्षा में, और आपके लिए वो प्रश्न क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, सवाल कठिन हो जाते हैं। इसलिए हमें ये जानना भी जरूरी होता है। तो आपने देखा कि जो महेश दत्त शुक्ल थे उन्होंने एक हिंदी भाषा काव्य संग्रह नाम से एक अपना पहला हिंदी में ग्रंथ प्रकाशित करवाया, लेकिन उसे विद्वानों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, इसलिए वो अछूता सा रह गया है। किंतु हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि परीक्षा में कब क्या एग्जामिनर पूछ दें, कोई भरोसा नहीं है उनकी प्रवृत्ति का, उनके मनोविज्ञान का, तो इसलिए हमें हर तथ्य को जानना ज़रूरी होता है। तो फिर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो दूसरे नंबर के कवि लिए जाते हैं शिव सिंह सेंगर। ये शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने अपना हिंदी भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा और इसको दूसरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी भाषा में जो इतिहास ग्रंथ लिखा इसका नाम दिया उन्होंने शिव सिंह सरोज। ये बड़ा आसान है याद करना, क्योंकि इनके नाम से ही मिलता जुलता है, तो ग्रंथ का नाम भी आसान है याद कर लेना। इन्होंने 1883 ईस्वी में ये ग्रंथ लिख करके प्रकाशित करवाया। हिंदी भाषा में इनका ग्रंथ लिखा हुआ है। ये प्रथम ग्रंथ इसी को मानते हैं सारे विद्वानों के अनुसार, सर्वमत जो कहेंगे कि सभी विद्वानों का मत इन्हीं को मानता है कि शिव सिंह सेंगर ने ही पहली बार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। और ये अपने भाषा जो अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने 838 कवियों को स्थान दिया है। 838 कवियों के जीवन चरित्र का इन्होंने विवरण दिया उसमें, और उनकी कविताओं का भी उदाहरण दिया है। जीवन वृत्त ही नहीं बल्कि उनके कविताओं का उदाहरण भी दिया है। इसलिए यह इतिहास के दृष्टि से, इतिहास लेखन की परंपरा की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु ये जो इनकी भी लेखन पद्धति जो थी, इन्होंने भी कवियों का सिर्फ जीवन संग्रह किया है, उनकी कविताओं का उदाहरण दिया है, बाकी उसमें कोई काल विभाजन या फिर क्रम का कोई पद्धति नहीं दिया है। और इनके भी लेखन के तरीका वही रहा है जो गारसा दत्तासी का था, यानी कि उन्होंने वर्णक्रमानुसार ही लिखा। इसलिए इसे भी इतिहास में ज़्यादातर विद्वान इसे इतिहास ग्रंथ न मान के एक कोश के रूप में ही ग्रहण करते हैं, इतिहास कोश ही मानते हैं। परंतु ये हिंदी भाषा में पहली बार लिखा गया, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो हैं, इन्होंने द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा। और ये जो इनका ग्रंथ है ये अंग्रेजी भाषा में है, भाषा अंग्रेजी है, किंतु इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखने का, उसका इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसलिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कई दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो सबसे पहले तो ये सन 1888 में प्रकाशित होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। ये प्रेस का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये प्रेस का नाम है। इस प्रेस से यह ग्रंथ प्रकाशित होता है 1888 में। और इसमें क्या है, इसमें 952 कवियों का विवरण दिया है। 952 कवियों का विवरण इसमें वैज्ञानिक तरीके से देने का प्रयास किया गया है, यानी कि ये सच्चे अर्थों में इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? इतिहास का पहला
ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का जो ग्रंथ है, इसको ये पहला माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया गया। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें सबसे पहली बार इतिहास को, हिंदी के इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। इसके पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लेखक थे, उन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था, बस कवियों का जीवन विवरण दिया था। किंतु इसमें प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया गया और इनकी जो पद्धति थी, ये कालानुक्रम पद्धति, यानी कि कालखंडों में इन्होंने कवियों को विभाजित किया, जो उनका जन्म सन रहा या उस समय की जो युग रहा है, जिस प्रकार की रचनाएं हो रही थी, उस क्रम के अनुसार इन्होंने काल क्रमानुसार, यानी कि जिसमें जैसे जिस कवि का जन्म सती जो रही है, जो पहले जिसका जन्म हुआ उसको उन्होंने पहले स्थान दिया, जो इसका जन्म सन दूसरे नंबर पे रहा उसको उन्होंने दूसरा स्थान दिया। ये कालानुक्रम पद्धति के अनुसार इन्होंने वर्गीकरण किया, तथा इसमें क्या किया गया, उसकी जो प्रवृत्तियाँ थी, यानी कि उस काल की जो प्रवृत्तियाँ थी, उन कवियों की जो लिखन की प्रवृत्तियाँ थी, उसको भी स्पष्ट करने का पहली बार प्रयास किया गया। इसलिए ये ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इस इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया। यानी कि जो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इस ग्रंथ का इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक शीर्षक से इसका अनुवाद किया और इसको प्रकाशित कराया। ये ग्रंथ हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें कई सारे नई चीज़ों का आविष्कार करने का प्रयास करते हैं ग्रियर्सन जी। और इसमें क्या कहते हैं कि प्रथम बार इन्होंने हिंदी साहित्य की जो भाषा दृष्टि है, यानी कि भाषा की दृष्टि से इसका क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे क्या किए, पृथक किए, यानी अलग करने का प्रयास किए। ये भाषा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से इसको पहली बार संस्कृत और प्राकृत को अलग किया गया और उसमें जो अरबी फारसी के शब्द मिश्रित थे और जिसको हम उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा को हम अलग भाषा के रूप में नहीं समझ पाए थे, उसको इन्होंने उससे अलग करने का प्रयास किया। यानी कि अरबी, ये बताने का प्रयास किया कि जो अरबी फारसी है यह एक अलग भाषा है और उर्दू जो है, उर्दू एक अलग भाषा है जो हिंदुस्तान में बोली जाती है। तो इसलिए इस ग्रंथ का महत्व और बढ़ जाता है। उसके पश्चात क्या हुआ कि सांस्कृतिक परिस्थितियों से इन्होंने क्या किया, प्रेरणा लिया और उसके स्रोत का उद्घाटन किया। यानी कि सांस्कृतिक जो परिस्थितियां थी, वो जो इतिहास लिखे हैं इन्होंने, तो अपने इतिहास में क्या देखा कि जो कवि लोग या जो रचनाकार रचनाएं कर रहे थे, अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वर्णन कर रहे थे, तो उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, यानी कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार उससे प्रेरणा लेकर के उसका उद्घाटन किया उन्होंने, उसके स्रोतों का उद्घाटन किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है कि इस इतिहास ग्रंथ का क्या रहा कि जो 16वीं 17वीं की शताब्दी थी, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को, जिसको भक्ति काल कहा गया, इस भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा, स्वर्ण युग नाम दिया। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को किस नाम से अभिहित किया है, कौन सी संज्ञा दी है, तो इन्होंने इसे स्वर्ण युग नामक संज्ञा दी। इसलिए यह ग्रंथ हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो भी लेखक आते हैं, जितने भी इतिहास ग्रंथ लेखक आते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके इतिहास ग्रंथ से काफ़ी कुछ तथ्य ग्रहण करते हैं और काफ़ी प्रेरणा लेते हैं। इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम बार विभाजित करने का प्रयास किया। 11 कालखंडों में उस इतिहास को इन्होंने विभाजित किया। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो शिव सी सेंगर थे, उनके काव्य ग्रंथ को हम हिंदी साहित्य के इतिहास को उनके देखते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। फिर उसके बाद ग्रियर्सन ने लिखा और ग्रियर्सन के बाद चौथे नंबर पे मिश्र बंधु आते हैं। ये मिश्र बंधु विनोद नामक एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। मिश्र बंधुओं में आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि इन मिश्र बंधुओं में ये बिहार के 3 भाई लोग थे। ये बिहार के 3 भाई थे, जिनको गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों बिहारी बंधु का नाम है।
इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने का एक सामूहिक रूप से इन्होंने तीनों भाइयों ने मिल करके इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी का, जिसका नाम रखा मिश्रबंधु विनोद। ये 4 भागों में विभक्त है। ये जो इनका इतिहास ग्रंथ है मिश्रबंधु का 4 भागों में विभक्त है और प्रथम 3 भाग का प्रकाशन ये 1913 ईस्वी में हुआ था और जो चौथा भाग था इनका, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित होता है। तो हमारे जो चौथे नंबर के रचनाकार हैं या इतिहासकार हैं उनका नाम मिश्रबंधु है और मिश्रबंधु में ये 3 भाई लोग आते हैं। कौन कौन से? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनके ग्रंथ को 4 भागों में विभक्त किया गया। चारों में पहले 3 भाग जो थे, 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का 1934 में प्रकाशन हुआ। इसकी विशेषता क्या है कि इन्होंने लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त लिखने का प्रयास किया। इसमें जो इनका इतिहास ग्रंथ है उसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित है। इसमें ये चीज़ था कि एक विशेषता इनकी रही कि इसमें ये 5000 कवियों का जीवन वृत्त जो लिखे, इसमें कुछ ज्ञात कवि थे और बहुत सारे अज्ञात कवियों का विवरण भी इन्होंने दिया। ये लगभग 5000 कवियों को शामिल किए, इसलिए इनको माना जाता है कि काफ़ी बहुत बड़ा वृत्त संग्रह इन्होंने बना दिया। जो इतिहास ग्रंथ लिखा यह एक बहुत बड़े कोश के रूप में, वृत्त संग्रह के रूप में ये सामने आता है। लेकिन ये उसका दोष भी माना जाता है कि ये इतना बड़ा संग्रह जिसमें इतने सारे कवियों का विवरण दिया हुआ है जो कि याद करना या पढ़ना जिनको संभव नहीं है। लेकिन एक उसका गुण भी है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे अज्ञात कवियों को भी उठाया, उसमें स्थान दिया और अज्ञात कवियों के विषय में भी हमें जानकारी देने का प्रयास किया जिन्हें हम नहीं जानते थे या अन्य इतिहासकार इसको लिखने से छूट गए थे, उन कवियों से के बारे में जानने से छूट गए थे। उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? मिश्रबंधु विनोद से। उसके बाद हमारे 5वें नंबर के विद्वान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इनका नाम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा, पहली बार इन्होंने एक ऐसा वैज्ञानिक इतिहास लिखा जो विधेयवादी पद्धति पे था, जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है जिस पद्धति को, उस पद्धति पे इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया। जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, ये पहली बार जो था हिंदी साहित्य के विकास नाम से, यानी कि पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ? 1929 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है हिंदी साहित्य का विकास नाम से। और ये प्रकाशित जो होता है नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित होता है काशी से। और ये जो हिंदी शब्द सागर था, यानी कि एक ग्रंथ लिखा गया था हिंदी, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा एक रचित ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ ये भी है, हिंदी शब्द सागर। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। यानी कि जो हिंदी शब्द सागर था उसकी भूमिका लिखा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा और पुनः उसी सन में यानी कि 1929 में ही इन्होंने क्या किया, इस अपने हिंदी साहित्य का जो विकास जो भूमिका के रूप में लिखा था जो ग्रंथ, उस ग्रंथ को और ज़्यादा से संशोधित किया और परिमार्जित करके पुनः वह हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से उसको प्रकाशित करवाते हैं। यानी कि इनका जो मूल ग्रंथ माना गया हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इस नाम से इन्होंने उसे अपने जो भूमिका के रूप में, जो शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखे थे, उस भूमिका को इन्होंने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया 1929 में पुनः। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने 1000 कवियों के और लेखकों के जीवन वृत्त को संग्रहित किया। इनका जो ग्रंथ है इसके सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 1000 कवियों और लेखकों का जो जीवन संग्रह है वो शामिल किया गया है। एक फैक्ट आप लोग और जान लीजिए कि ये जो 1929 में इन्होंने परिमार्जित करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया था, इसका पुनः प्रकाशन उन्होंने करवाया, यानी कि इसका संशोधित रूप 1940 में फिर से प्रकाशित किया गया था। ये कभी कभी परीक्षाओं में जब प्रश्न को उलझाना रहता है एग्जामिनर को, तो वो अलग से प्रश्न बना के ऐसे पूछ देते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वह अंतिम बार संशोधित रूप में कब प्रकाशित हुआ। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सन 1940 में
वह पुनः संशोधित रूप में अपने प्रकाशित होता है और इसमें 1000 कवियों और लेखकों का जीवन वृत्त संग्रहित है, यानी कि उनको शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कहते हैं कि जो इतिहास है, यानी कि जो भी साहित्य होता है वो जो किसी एक जो देश होता है उस देश की जो समस्त जनता होती है उसकी चित्रवृत्तियों के संचित प्रतिबिंब का नाम साहित्य होता है। यानी कि इन्होंने इतिहास को क्या बताने जो परिभाषा दी, परिभाषा इन्होंने क्या दिया कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि इतिहास में वही चीज़ें झलकती हैं जो साहित्य जो होता है, जो साहित्य में वो चीज़ें ही झलकती हैं जो मनुष्य का की जो ऐसी चित्तवृत्ति होती है, यानी कि वहाँ के जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ बदलती रहती हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, जो मिश्र बंधु थे और ग्रियर्सन थे, शिव सी सेंगर थे, इनके इतिहास ग्रंथ को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कविवृत्त संग्रह कहा। जो पहले के विद्वान लोग थे, इतिहासकार लोग थे, शिव सी सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इनके इतिहास ग्रंथों को शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह कहा। क्योंकि उसमें क्या था, उसमें वर्णानुक्रम पद्धति थी और वह वैज्ञानिक तरीका नहीं माना जाता है। यानी कि किसी ने काला वर्ण के अनुसार, जैसे कि पहले वर्ण यानी कि अंग्रेजी का लेटर जो था ए के और बी के क्रम में उन्होंने नाम को कवियों को रखा, और दूसरे कालानुक्रम यानी कि जन्म सती के अकॉर्डिंग उन्होंने उस कवियों को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन जो शुक्ल जी थे, शुक्ल जी ऐसा न करके उन्होंने विधेयवादी पद्धति अपनाई। पहली बार इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से पूरे और प्रमाणिक ढंग से काल विभाजन करने का प्रयास किया। प्रथम बार ये काल विभाजन जो 900 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास था, पहली बार उन्होंने इसको सुस्पष्ट करके 4 कालखंडों में विभक्त किया। 4 कालखंड यानी कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल या आधुनिक काल। तो उनकी जो परिभाषा है वो अपनी परिभाषा में क्या कहते हैं कि परिभाषा में यानी कि जो हमारा साहित्य है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो इन्होंने काल विभाजन किया, काल विभाजन इन्हीं चित्तवृत्तियों के आधार पे किया कि जैसे उन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल पहले कालखंड को, दूसरे को भक्ति काल, तीसरे को रीति काल, चौथे को गद्य काल या आधुनिक काल। तो ये क्यों इस आधार पे कैसे इन्होंने क्या अपना विचार दिया कि किस आधार पे इन्होंने इनका काल विभाजन किया? क्योंकि जो जनता थी उस देश की यानी भारत की जनता, ये जो उस समय की युगीन परिस्थितियां थी उसके अनुसार उनकी जो चित्तवृत्ति थी यानी कि जो मन था वो बदलता रहता था, उनके चित्त की वृत्तियाँ बदलती जाती थी। इसके लिए उन्होंने इसका कालखंडों का विभाजन किया और ऐसी परिभाषा दी। यानी कि जो वीर गाथा काल समय था, वीर गाथा काल में जो विभाजन किया उन्होंने उस समय के जो समय सीमा थी उस समय के रचनाओं को देखा, उनके कवियों की जो रचनाएं थी उन रचनाओं में जो बातें कही गई थी उन बातों को देखा कि उसमें आखिर कहने का प्रयास क्या किया गया है, किस प्रकार की रचना है, किस ढंग की रचनाएं की गई हैं। तो जैसे उस समय की जो रचना थी वीर काव्य के रूप में लिखी जाती थी, राजाओं महाराजाओं के शौर्य का वर्णन किया जाता था और युद्धों की बातें, लड़ाइयों की बातें हुआ करती थी, इसलिए क्या कहा जाता था कि उसको वीर गाथा काल नाम दिया। तो ऐसे जितनी भी रचनाएं थीं जो वीर काव्यों की रचना कर रहे थे, जिस कालखंड में हमेशा जैसे कि जब हमारा भारत था उस पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए उस समय क्या था, उस समय हमेशा युद्ध चल रहा था, लोगों के बीच आपस में छोटे छोटे राज्यों के रूप में हमारा भारत विभक्त था और एक राज्य दूसरे राज्य से युद्ध करता रहता था, उसको जीतने का प्रयत्न करता था। तो क्या था, वो ऐसा युग था कि सिर्फ युद्धों का युग ही माना जाएगा कि वीरों का युद्ध था, वीरों की बातें होती थीं। इसलिए उस समय की मनोवृत्ति कैसी हुई कि लोग युद्ध की बातें कर रहे हैं, अपनी रचनाओं में भी युद्धों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उसको वीर गाथा काल नाम दे दिया कि वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया, इसलिए वीर गाथा। ऐसे ही भक्ति काल कि जिस समय में या जिन रचनाओं में भक्ति की ही बातें की गई, ईश्वर के उपासना की, उनके पूजा अर्चना की बातें की जा रही थी, तो
ऐसे युग की जो भी रचनाएं थी या जिन रचनाओं में देवी देवताओं के पूजा पाठ इत्यादि का वर्णन मिलता था, उन रचनाओं का या उस समय सीमा को उन्होंने क्या कहा कि भक्ति काल नाम दे दिया। यानी कि जो जनता होती है ना, कि जिस प्रकार की समय की युगीन परिस्थितियां चल रही होती हैं, उसी अनुसार उनकी वृत्तियां, मन की वृत्तियां बदलती जाती हैं। तो ये अपनी परिभाषा में भी लिखते हैं यही कि जनता की जो साहित्य होता है प्रत्येक देश की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि जैसे ही चित्तवृत्तियाँ बदलेंगी, जैसे जब युद्धों की बात की जा रही थी तो वीर गाथात्मक उनकी काव्य रचनाएं होने लगीं। जब भक्ति की बात होने लगी तो उनकी रचनाओं में भी भक्ति भाव दिखने लगा। रीतिकाल जब आया, या जब हमारे देश में राजा महाराजा लोग अपने भोग विलास में लिप्त हो गए थे, और रचनाओं में भी जो कवि होते थे दरबारी कवि के रूप में नियुक्त होने लगे, और अपने कविताओं में लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद इत्यादि ग्रंथों का और राजाओं की प्रशंसा का वर्णन करने लगे। तो ऐसे काल में यानी कि एक रीति की बधी बधाई परिपाटी पे अपनी काव्य की रचनाओं को करने लगे। तो ऐसे कालखंड को उन्होंने रीति काल दे दिया। फिर गद्य काल जब आया, यानी कि समय बदलता गया, अंग्रेज़ों का समय आया, अंग्रेज़ों का आक्रमण भारत में हो गया, भारत हमारा गुलाम हो गया। उस समय में गुलामी से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार से लोग युद्ध में भाग ले रहे थे या योजना बना रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे कवि और लेखक भी आते हैं जो अंग्रेज़ों से, जो गुलामी थी अंग्रेज़ों की, उससे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अखबार निकालने लगते हैं। जो रचनाएं काव्य में होती थी उसको गद्य रूप में लिखने लगते हैं, अपनी बातों को कहने लगते हैं। निबंध, कहानी, नाटक, लेखक, इन इत्यादि की रचनाएं होने लगती हैं, विधाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे कालखंड को उन्होंने गद्य काल या आधुनिक काल, यानी कि जो आधुनिकता बोध, जिस काल में आधुनिकता का बोध हुआ, उन्हें उनके अंदर जन जागृति आई, ऐसे काल को उन्होंने गद्य काल कह दिया। यानी कि मनुष्य की जो वृत्ति है, चित्त की, वो बदलती जा रही है समय के अनुसार। जब युद्ध का समय है तो युद्ध की बातें उनके चित्त में भी युद्ध की बातें चल रही हैं, उनका मनोविज्ञान भी युद्ध परक हो गया है। भक्ति की बातें हो रही हैं, भक्ति का समय हो रहा है। अगर चारों तरफ भक्ति भाव हो रहा है तो वो भक्तिपूर्ण उनका भी मनोवृत्ति होती जा रही है। और जब राजाओं के भोग विलास का समय आता है, भोग विलासी राजा हो जाते हैं, तो उस समय की जनता भी उसी प्रकार की हो जाती है, उनका चित्त उसी तरह से बदलने लगता है। लेकिन जब भारत गुलाम होता है उसके पश्चात क्या होता है कि इनकी मनोवृत्ति बदलने लगती है, यानी कि वो आज़ादी पाने के लिए तड़पड़ाने लगते हैं। तो फिर उनकी चित्तवृत्ति उस तरह की हो जाती है कि वो गद्य लेखन में भी रुचि लेने लगते हैं। ऐसे ऐसे लेख लिखते हैं जिससे लोगों में जन जागृति आती है और लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जनता के चित्तवृत्ति, यानी कि जो भी रचनाएं, इतिहास, जो 900 वर्षों का इतिहास है हमारे हिंदी साहित्य का, उन 900 वर्षों के इतिहास में क्या है कि जो भी युगीन प्रवृत्तियाँ हैं उनके आधार पर जो काल विभाजन किया गया, ये इनका विधेयवादी विभाजन था कि उस क्रम से ही इन्होंने कवियों को रखा, उनकी रचनाओं को रखा और काल का विभाजन किया। इसलिए इनका ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ जैसे ही उनका प्रकाशित होता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि इतिहास ग्रंथ लेखकों की बाढ़ सी आ जाती है। बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लेखक आते हैं और बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखते हैं अलग अलग नामों से। हम जब अगली कक्षा में अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो हम इसके आगे के जो विभिन्न प्रकार के इतिहास ग्रंथ हैं या विभिन्न लेखकों के, रचनाकारों के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।